रशिया का असली एनसर्कलमेंट, घेराव यूएसए या नेटो नहीं कर रहा, चाइना कर रहा है। ऐसे में यूएसए और रशिया साथ आ जाएं तो चाइना कैन बी काउंटर बैलेंस्ड। लेकिन रशिया और चाइना ये तो दोनों एक साथ हैं, अगेंस्ट यूएसए हैं। यूएसए का डिक्लाइन हो रहा है और इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो यहां तो सब कुछ इंपॉसिबल लगता है। लेकिन डिप्लोमेसी एक ऐसी आर्ट है, आर्ट से कम नहीं है, ये मैजिक क्रिएट कर सकती है। जहां दुनिया को लगे इंपॉसिबल है, डिप्लोमेसी उसको पॉसिबल कर सकती है विद राइट पॉलिटिकल विल एंड सरप्राइजिंग मूव्स ऑन दिस चेसबोर्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। चलिए शुरू करते हैं ये एनालिसिस। ट्रंप के जीतने से पहले ही ट्रंप ने कहा था कि रशिया और चाइना दोनों नेचुरल एनिमीज हैं। एंड रशिया एंड चाइना वर लाइक, ये कुछ भी बोलता है, एनिमीज है। अरे यूक्रेन के वॉर के बाद तो हमारी दोस्ती जो है वो और गहरी हो गई है। पुतिन एंड शी जिनपिंग मिले और उन्होंने कहा कि रशिया और चाइना की रिलेशनशिप को जो वर्ड दिया जाता है वो है नो लिमिट रिलेशनशिप। यहां ये नो लिमिट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, उधर ट्रंप कह रहे हैं नेचुरल एनिमीज हैं। तो कई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स ने कहा कि यार कुछ भी। लेकिन आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि क्या वो वाकई कुछ भी था या फिर ट्रंप हैज सम कार्ड्स इन दिस गेम और कुछ बदलने वाला है जियोपॉलिटिक्स में। देखिए, ये तो पता है कि यूएसए के दुश्मन है रशिया और चाइना, और कोई भी अपने दोनों दुश्मनों को साथ तो नहीं रखना चाहता। इसी वजह से वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे कि दोनों को अनयूनाइट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, और वो होंगे क्योंकि उनके बीच में ऐसी कुछ बातें हैं। पूछा गया भाई क्या बातें हैं, तो एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जो फार ईस्ट है ना रशिया का, जिसमें रशिया डेवलपमेंट चाहता है, उसमें वास्ट लैंड चाइना ने खरीदा हुआ है। वो इंडस्ट्रीज के लिए भी है, फार्मिंग के लिए भी है। और ट्रंप का इशारा था कि चाइना की बढ़ती जनसंख्या को आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी लैंड की। और जियोपॉलिटिक्स का सबसे पुराना रूल क्या है कि अगर आप में और आपके पड़ोसी में पावर का गैप हो जाए बहुत ज्यादा, तो समीकरण जो हैं बॉर्डर के बदल जाते हैं। तो यानी कि लैंड ग्रैबिंग तो चाइना की पुरानी स्ट्रेटेजी रही है, तो रशिया के साथ प्रेजेंटली नहीं दिख रहा, लेकिन आने वाले समय में वो दिखेगा। और देखिए, किसी भी देश की सिक्योरिटी पॉलिसी केवल आज के लिए थोड़ी ना तय होती है, फ्यूचर के लिए भी तो रशिया को सोचना पड़ेगा। ट्रंप का जो 1.0 यानी कि पहले वाली सरकार थी जो 16 से 20 में हुई थी, आपको याद है कि उसके इलेक्शंस के दौरान कहा गया था कि पुतिन का भी हाथ है ट्रंप को जिताने में, क्योंकि ट्रंप पुतिन के खिलाफ नहीं है, वो तो उनको जरूरी मानते हैं। तो क्या ये एंगल, इसके अलावा कुछ और भी एंगल है क्या, अभी जरा जानेंगे। पहली बात तो रशिया एंड चाइना आर नॉट अलायंस पार्टनर्स। इसका क्या मतलब? वो एक तरफ कह रहे हैं नो लिमिट, नो लिमिट तो है, लेकिन ऑफिशियल अलायंस पार्टनर नहीं है। इसका मतलब ये होता है जैसे नेटो के अगर किसी देश पर हमला हो जाए तो नेटो के अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग यूएसए अपनी फोर्सेस को वहां पर मोबिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे भाई, सब करेंगे, मोबिलाइज करेंगे। यानी कि इनके खिलाफ लड़ाई का मतलब है कि आपने पंगा मोल लिया है यूएसए से भी और बाकी नेटो नेशंस से भी, है कि नहीं? इसी को तो क्या कहते हैं? कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, इसी को कहते हैं अलायंस। लेकिन क्या ऐसी अलायंस आज रशिया और चाइना के बीच में है? आंसर इज नो। यानी कि यहां तो ज्यादा ट्रेड ट्रांजैक्शन वाली रिलेशनशिप दिख रही है। हां, सॉलिडेरिटी शो तो कर रहे हैं कई जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर, लेकिन अलायंस अभी तक नहीं है। तो यूएसए इज लाइक कि रशिया एंड चाइना, एक तो देखो मुझे गैप यहां पर दिख रहा है। और डिप्लोमेसी में तो अगर छोटी सी किरण दिख जाए, चिंगारी दिख जाए, तो उसको आग में बदलना होता है, आग को दिशा देनी होती है। यूक्रेन के साथ जब ये वॉर हुआ, उससे अगर ठीक पहले आपको बताऊं तो मतलब यूक्रेन में ऑफिशियल जो इन्वेजन हुआ था रशिया की तरफ से, उससे पहले पुतिन एंड शी जिनपिंग मिलते हैं और कहते हैं कि दैट वी आर हैविंग रिलेशनशिप विच इज गेटिंग डीपर एंड डीपर। लेकिन इससे पहले भी कुछ हुआ है। जैसे अगर मैं 1960s की बात करूं तो उस समय यूएसएसआर होता था। यूएसएसआर और साइनो मतलब चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता था। उस कॉन्फ्लिक्ट के दो बड़े कारण थे। एक कारण तो ये था, दोनों देश कम्युनिस्ट हैं। एक टाइम पर यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ कि कम्युनिस्ट रूल ने माओ जेडोंग को सपोर्ट किया था कि चलो भाई चाइना में तुम भी लाओ कम्युनिस्ट की सरकार, क्योंकि तुम्हारे अपोज में जो खड़े हैं कुमिंटांग पार्टी के लीडर चिंग काई शेक, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कैपिटलिस्ट ताकतें यूएसए वगैरह, ये नहीं जीतने चाहिए, हमारे पड़ोस में कम्युनिस्ट रूल होना चाहिए। अब कम्युनिस्ट रूल हो तो गया, लेकिन कम्युनिज्म की जो परिभाषा है उसमें
जो माओ की परिभाषा है और स्टालिन की परिभाषा है उसमें डिफरेंस था। यहां माओ जो है वो नेशनलिज्म का भी इस्तेमाल कर रहे थे और माओ को लगता था कि हमें चाहिए कम्युनिस्ट वर्ल्ड की लीडरशिप, कम्युनिस्ट ताकतों की लीडरशिप तो हम लेंगे। लेकिन यूएसआर को लगता था यार कल के आए कम्युनिस्ट देश, ये देखो हमारा इतिहास, रशियन रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेनिन के टाइम से। तो एक तो वो लीडरशिप वाली एक राइवलरी थी अंदर अंदर, दूसरा था बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। और वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट केवल नाम का नहीं था, एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1969 में। और मजे की बात यह है कि 1969 तक चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। भाई जो यूएसएसआर था वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही बन गया था, और चाइना 1962 के बाद, जैसे ये इंडो चाइना वार हुआ, इसके बाद 64 में चाइना ने कहा हम भी हैं न्यूक्लियर पावर। तो यानी कि 1969 में तो दुनिया में ऐसा भी डर लगने लगा कि शायद न्यूक्लियर शोडाउन ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इसके बाद यूएसए ने उस मौके को कैसे भुनाया, उसके इतिहास और उसकी डायनेमिक्स को मैं इस वीडियो के लास्ट में ओपन करूंगा। अब एक एंगल और देखिए, एक थिंकर हैं, स्कॉलर हुए बहुत फेमस जियोपॉलिटिक्स के, मैकाइंडर की हार्टलैंड थ्योरी, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त एंगल दिया जियोपॉलिटिक्स का, जरा समझ में आ जाए तो मेंशन कीजिएगा वाह। वो ये है कि उनका कहना है कि अगर जो वर्ल्ड के हार्टलैंड पर जो कंट्रोल करेगा, यानी कि अगर आप कहें दो तरह की पावर, लैंड पावर या वाटर पावर, यानी कि सी में पावर, नेवल पावर, तो उनका कहना है कि यार दुनिया पर कंट्रोल वो करेगा जो हार्टलैंड वाले एरिया पर कंट्रोल करेगा। अब ये हार्टलैंड है क्या? यह है यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब है कुछ पार्ट ईस्टर्न यूरोप का और कुछ पार्ट आपके एशिया का। तो प्रेजेंटली मैं आपको बताऊं तो ईस्टर्न यूरोप का भी पार्ट आता है, जहां पर क्या है आपके बेलारूस है, यूक्रेन है। तो यानी कि इस पर जो कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड के लैंडमास पर कंट्रोल कर लेगा। एक वर्ड और यूज करते हैं वर्ल्ड आइलैंड, इनके अफ्रीका तक उसका इन्फ्लुएंस होगा, यूरोप पर उनका इन्फ्लुएंस होगा, इधर ईस्ट तक उनका पूरा इन्फ्लुएंस होगा, प्लस सेंट्रल एशिया ये भी उसी का पार्ट है हार्टलैंड थ्योरी का। अब आप कहेंगे ऐसा कह क्यों रहे हैं? देखिए, अगर आप कोस्टल एरिया से कनेक्ट नहीं, आप कोस्टल पावर हैं, ठीक है, तो भाई बाहर से जो नेवी आएगी वो आपके साथ नेवल बैटल भी कर सकती है, वहां से भी आप पर प्रेशर बना सकती है। लेकिन अगर कोई रीजन मेजरली लैंडलॉक्ड है, रिसोर्स रिच है लेकिन लैंडलॉक्ड है, तो आपकी नेवल स्ट्रेंथ, उस समय पर ब्रिटेन की नेवल स्ट्रेंथ या आज के समय में यूएसए की नेवल स्ट्रेंथ, क्या अपने नेवी के बलबूते इस लोकेशन को जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। नेवी के बलबूते नहीं जीत पाएगी। अगर आपको जीतना है इसको, तो भाई फिर आपको अपनी आर्मी को लाना पड़ेगा, और आर्मी को लाना है या फिर एयरफोर्स को भी लाना है, तो आपके पास इतने सारे देश हैं इस तरफ, ऊपर नीचे हर तरफ से, जिनके एयर स्पेस का एक्सेस भी आपको चाहिए, उनके लैंड का एक्सेस आपको चाहिए। तो ऐसे में जिसके लिए नुकसानदायक है भाई, वो तो कहेगा कि अगर इनको एक्सेस दे रहे हो तो हमारे साथ दुश्मनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस रीजन में इन्फ्लुएंस रखने का मतलब ये है कि ये रीजन आपके लिए ज्यादा सिक्योर रहेगा। अब एक समय पर ये यूएसएसआर का पार्ट होता था, अब तो भाई रशिया रह गया, बाकी ये देश अलग अलग हो गए। लेकिन आज तक ये रीजन जो सेंट्रल एशियन रीजन है, ये रशिया की सॉफ्ट बेली माना जाता है। सॉफ्ट बेली यानी कि रशिया चाहता है कि इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, इन तीनों डायमेंशन में ये देश रशिया की तरफ टिल्टेड रहे। कोई भी बाहरी ताकत इन जगहों पर अपना इन्फ्लुएंस करके रशिया पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि देखिए ऊपर रशिया है। अब कौन चाहेगा भाई अपने पड़ोस में दुश्मन को ज्यादा जगह मिल जाए, उसको एडवांटेज मिल जाए? तो इसी वजह से तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला जो रीजन है वो चाहता है कि यार स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, चाइना ने इनरोड्स यहां पर कर ली हैं बीआरआई के बहाने। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो अपनी रोड्स को यहां पर लेकर जा रहा है, आप इसको यह भी मानिए कि जो मैकाइंडर की थ्योरी है जियोपॉलिटिक्स की, जो कहती है जो इस एरिया पर कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल केवल हथियारों से नहीं होता, कंट्रोल दूसरों को अपने ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनाने में भी है। उनको इतना लोन दे दो कि वो आप पर डिपेंडेंट हो जाए, उनके इकोनॉमी की जो नीड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो आपसे ही चले। तो ये भी तो तरीका है। तो चाइना की ये स्ट्रेटजी आपको ही लगता अंदर खाने रशिया को भी इनसिक्योर करेगी? आप कहेंगे अगर इनसिक्योर करेगी तो वो नो लिमिट रिलेशनशिप की बात क्यों करते? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि कोई इंसान आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन वो इंसान जरूरी भी है? अब जरूरी इतना ज्यादा है कि जो उसका नुकसान वाला पॉइंट है कि नुकसान कर सकता है, आप फिर भी उसको जानते हुए भी उसके साथ रिलेशनशिप मैनेज करके चल रहे हैं, क्योंकि भाई जरूरी है लेकिन खतरे की घंटी भी है। तो यही डायनेमिक्स हमें यहां पर दिख रही है। अब बिफोर यूक्रेन वॉर, ये तो बता दिया नो
लिमिट्स रिलेशनशिप। अच्छा, एक और कमेंट किया था पुतिन ने, उन्होंने कहा कि हम 40 बार मिल चुके हैं इससे पहले, मतलब शी जिनपिंग के साथ 40 बार, और वो कह रहे हैं केवल ऑफिशियल मीटिंग नहीं, नो टाइम मीटिंग्स भी हुई। नो टाइम मीटिंग्स का मतलब होता है इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह की एंगेजमेंट बढ़ रही है। क्रीमिया 2014 में जब एनेक्स किया रशिया ने, और साथ में फिर रशिया पर सैंक्शंस लगे, तो उस समय पर भी चाइना ने कहा डोंट वरी, हम खड़े हैं ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, वो सैंक्शन लगाएंगे, आपको वहां पर अपना सामान बेचकर पैसा ही तो कमाना था, हम खरीदेंगे आपका सामान। तो 2014 में भी काम आया था, 2024 में भी काम आ रहा है, और इसी का रिजल्ट है कि इन 10 सालों में $88 बिलियन के ट्रेड से $240 बिलियन का ट्रेड हो गया रशिया एंड चाइना के बीच में। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की एक थ्योरी मैं पढ़ाता हूं पीएसआर ऑप्शनल में, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी। वो कहती है कि भाई अगर दो देश आपस में बहुत सारे सेक्टर्स में अंतर्निर्भरता ले आए, मतलब इंटरडिपेंडेंस ले आए, कि चाइना के लिए भाई ये कस्टमर जरूरी है, मतलब कि अगर चाइना अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है तो रशिया कस्टमर है, और रशिया अपने प्रोडक्ट्स के बेच रहा है तो भाई वो भी चाइना का मतलब चाइना उसके लिए कस्टमर है। तो भाई कोई भी अपने कस्टमर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि भाई ये हमसे गया तो हमारे यहाँ की फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी, जॉब कैसे आएगी, टैक्स कैसे आएगा। तो यानी कि ऐसे में अगर रिलेशनशिप इकोनॉमिक सेगमेंट में बढ़ रही है तो उससे रिलेशनशिप में पीस बना रहेगा। अब इस लॉजिक को समझें तो ट्रंप की बात अजीब लगती है। भाई जब ट्रेड इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और ट्रेड के साथ साथ देखिए एनर्जी, तो हमें पता ही है कि रशिया चाइना को एनर्जी बेच रहा है, हम भी ले रहे हैं। इसके अलावा S-400 Su-35 फाइटर जेट्स, और चाइना को चाहिए कि चलो भाई हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके फार ईस्ट में, और रशिया को भी चाहिए कि चलो भाई इन्वेस्ट करो हमारे यहाँ भी अदर अपॉर्चुनिटीज बने। हम कब तक केवल डिफेंस एंड ऑयल एंड गैस के लिए जाने जाएं, हमें भी डाइवर्सिफाई करना है, और पैसा चाइना के पास है। तो ये जो डायनेमिक्स है इस वाले पॉइंट में जो मैंने आपको बताया है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहती है भाई रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन ट्रंप कहते हैं रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन अगर दूर होने के कारण इससे ज्यादा मजबूत हो जाएं तो रिश्ता टिक नहीं पाएगा। मुद्दा यह है कि बैलेंस जो है वो, मतलब ये बैलेंस बिगड़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा वेट किस साइड है, राइट। वजन अगर उन कारणों में है जिससे दूर होंगे तो दूर हो सकते हैं। अब देखिए एक कारण आपको बताता हूं, हम सबको पता है पावर शेक्स हैंड विद पावर, यानी कि ताकत के साथ ही दोस्ती करती है। और यहां पर रशिया और चाइना के बीच में जो असिमेट्री है वो बढ़ती जा रही है। रशिया की इकोनॉमी देखो कहां है, मतलब रफली अराउंड $2.5 ट्रिलियन, और चाइना की इकोनॉमी कहां है, $19 ट्रिलियन। तो इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाइज चाइना इज रैपिडली एक्सपेंडिंग। और अगर ये गैप बढ़ता गया तो आपको लगता है कि चाइना के लिए जब उतना जरूरी रशिया नहीं होगा तो ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे नहीं चलेगी, राइट। अब वैसे दोनों एक ही तरह की पिच दे रहे हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। मिस्टर पुतिन भी कहते हैं हमें दुश्मन ने घेरा हुआ है, हमें एक साथ होना होगा, ऑथोरिटेरियन ट्रेंड ला रहे हैं अपनी लीडरशिप में, और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप है ही। चाइना में शी जिनपिंग वो भी कह रहे हैं कि हमें देखो दुश्मन घेर रहे हैं, क्वाड बना रहे हैं, ऑकस बना रहे हैं, ये अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान ना देकर हमें काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली दोनों हाइपर नेशनलिस्ट आइडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों ऑथोरिटेरियन तरीकों को कह रहे हैं सही है, ये वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी यही कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये भी सही है। अब मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ठीक है भाई, पास्ट में हुआ, लेकिन पॉइंट ये है कि जो साइनो रशिया टेंशंस हैं ये यूएस के लिए थ्रेट कैसे हो सकती है। वो ऐसे है कि अगर चाइना रशिया दोनों आपस में और ज़्यादा मजबूत हो जाए और कहें कि लेट्स एंड दिस यूएस हेजेमनी। अब यूएस हेजेमनी का मतलब क्या है, इज इट जस्ट अबाउट इकोनॉमी साइज? नहीं, इकोनॉमी साइज के अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल रूल्स में आपका से है, ये भी है। तो अगर यूएस की हेजेमनी को डिक्लाइन करना है तो ब्रिंग यूएस इनटू मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन कौन सा ऐसा है जिसमें रशिया को, मतलब जिसमें यूएसए को खुद उतरना पड़ेगा? अगर यूएसए नहीं उतरा तो फिर यूएसए का डिक्लाइन खुद ही मान लो। क्या लगता है आपको? मैं नहीं बता रहा, बताइए आप कमेंट में। अरे बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे नेटो पार्टनर्स जो यूरोप में बैठे हैं, अगर उनके लिए खतरे की घंटी बज गई, जैसे ईयू का थ्रेट बढ़ेगा तो फिर भाई उतरना पड़ेगा यूएसए को। लेकिन अगर यूएसए मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में आता है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट यूएसए की इकोनॉमी पर होगा। और अभी के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उनका तो मानना है कि भाई बिजनेस फर्स्ट, राइट। हमें तो नेटो के बजट जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी कम करना है, वो तो गिन गिन कर यही देख रहे हैं कहां पर फालतू खर्चा हो रहा है।
तो ये एक चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं रशिया चाइना। तो यूएसए भी असेस कर रहा है क्या क्या रशिया चाइना कर सकता है, राइट। चाइना और रशिया का जो नैरेटिव है वो कह रहे हैं कि यूएसए का तो डिक्लाइन हो रहा है दुनिया में, ग्लोबल साउथ ब्रिक्स इनका राइज हो रहा है, तो अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा उसमें ब्रिक्स प्लस मजबूत होंगे, ग्लोबल साउथ के नेशंस मजबूत होंगे। ये जो यूएस डोमिनेटेड इंटरनेशनल ऑर्डर है ये जा रहा है, और आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर में किसी भी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट को, डिक्टेटर को टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यू विल बी स्क्रूटनाइज्ड एट इंटरनेशनल ऑर्डर, मतलब एट इंटरनेशनल लेवल। टेंशन वाली बात नहीं है, कारण क्योंकि यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप के जो तरीके हैं उसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक पीस थियरी कि दुनिया में जगह जगह डेमोक्रेसी लाएंगे तो दुनिया का भला हो जाएगा, पीस आ जाएगा, डेमोक्रेसी लाना हमारी जिम्मेदारी। इसी डेमोक्रेसी लाने के चक्कर में इराक में सद्दाम हुसैन को सफाया कर दिया, उधर लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी का सफाया कर दिया। अब यहां पर रशिया एंड चाइना कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी देश में डिक्टेटरशिप, ऑथोरिटेरियनिज्म अच्छे रिजल्ट ला सकता है तो व्हाई नॉट, हमें क्यों कॉपी पेस्ट करना है इनका लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। तो गद्दाफी की आत्मा पूछ रही होगी कि सही में ऐसा होगा क्या, ये कह रहे हैं बिल्कुल होगा, फिर सैंक्शन का डर नहीं होगा, डिक्टेटरशिप पर बाहर से कोई ये देश मिलकर एक्शन ले ले, ऐसे किसी डर, कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का डर नहीं होगा आपको। तो गद्दाफी वुड बी थिंकिंग यार ये थोड़ा पहले कर लेते तुम लोग, अगर सही में ऐसा होने ही वाला है। लेकिन देखो जो चीज होनी होती है उसका एक समय होता है। नाउ साउथ चाइना सी में दोनों ने मिलिट्री एक्सरसाइज करी है साउथ अफ्रीका के पास। अब आप कहेंगे साउथ अफ्रीका का जिक्र क्यों कर रहे हैं, जरा रिसेंटली देखिए क्या चल रहा है हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यहां पर आपको पता है कौन बैठा है यमन पर, हूथी रिबल्स। और हूथी रिबल्स ने इस एरिया से ट्रेड करना कर दिया है मुश्किल। और हूथी रिबल्स किसके सपोर्ट से चलते हैं, ईरान के सपोर्ट से चलते हैं। ईरान यूएसए का दुश्मन है कि नहीं, ईरान चाइना और रशिया के साथ अपने आप को एक एक्सेस का पार्ट मानता है कि नहीं। अरे ब्रिक्स प्लस एससीओ हर जगह ईरान एक तरीके से इस एक्सेस का पार्ट बन रहा है। और हूथी रिबल्स को क्या रखा है, टेंशन क्रिएट करके रखो, मतलब यहां पर जो पारा है वो बढ़ा रहना चाहिए, जिससे कि स्वेज कैनाल के थ्रू ये जो यूरोपियन देश जो इनके पार्टनर्स हैं ये ट्रेड करते हैं, इनको मुश्किल आनी चाहिए। फिर देखते हैं यूएसए क्या करता है। और अभी मेजर ट्रेड फिर कहां पर शिफ्ट करना पड़ा, इस रूट से शिफ्ट करना पड़ेगा। इस रूट पर अगर रशिया एंड चाइना दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम भी तैयार हैं, यहां पर भी तैयार हैं, यहां पर भी तैयार हैं। तो ये कुछ सिग्नलिंग होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। नाउ हाउ कैन ट्रम्प ब्रेक दिस अलायंस, अब ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो पहले मुझे एक बात बताइए कि यूएस का डिक्लाइन हो रहा है, ब्रिक्स प्लस एंड ग्लोबल साउथ इसका राइज हो रहा है, अब ये इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज होने वाला है। आपने इसमें विश्वास किया, ये ट्रम्प पूछ रहे हैं आपसे, बताइए विश्वास किया। क्या आवाज आ रही है आपके अंदर से, आप कहेंगे हाँ किया। ट्रम्प कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्यों कर लिया आपने, यूएसए, अब ट्रम्प कह रहे हैं कि यार यूएसए की इकोनॉमी रेजिलेंट इकोनॉमी है और यूएसए की इकोनॉमी बाउंस बैक कर रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और यूएस की इकोनॉमी का साइज देखिए, ग्लोबल जीडीपी का क्वार्टर के आसपास तो यूएसए की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो कहां यूएसए का डिक्लाइन हो रहा है, ये सब नैरेटिव्स हैं जो रशिया, चाइना एंड अदर नेशंस मिलकर फैला रहे हैं। ईयू कहां हमसे कंपीट कर सकता है, यूएसए कह रहा है कि देखो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो कैसे ईयू आगे बढ़ जाएगा। मतलब कौन है टक्कर में, चाइना की खुद डेमोग्राफी पीक कर गई है, जो वर्किंग एज मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है। डेट, इन्होंने दुनिया भर में जो डेट दिया, कितने सारे ऐसे डेट हैं इनके अनसस्टेनेबल हो गए, वहां से पैसा वापस निकाल के दिखा दे चाइना। ट्रेड टेंशन तो हम बढ़ाते रहते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है चाइना के भी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट जो हैं वो कम लग रहे हैं। तो इस एनालिसिस के हिसाब से ऐसा लगता है कि जो प्रोजेक्शंस बताए जा रहे थे कि चाइना सेकंड नंबर की इकोनॉमी है, यूएसए फर्स्ट नंबर की इकोनॉमी और चाइना जल्दी ही यूएसए को सरपास कर देगा, तो नाउ सम इकोनॉमिस्ट्स आर सेइंग ऐसा होने नहीं वाला। जरा 2024 के प्रोजेक्शन देखिए, $29 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूएसए की और $10 ट्रिलियन का गैप है चाइना के $19 ट्रिलियन की, और उसके बाद रशिया के $2.5 ट्रिलियन। तो यूएसए लाइक कि दोनों मिल भी जाएं तो भी कहां काउंटर बैलेंस है, लेकिन हम दोनों में ही रिफ्ट कर देंगे जिससे कि एक इकोनॉमी हमारे साइड हो जाएगी। कैसे होगा अभी जानते हैं। ट्रम्प का कहना है कि ये जो तैयारी कर रहे थे ना पोस्ट यूएस पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की, ये सब इनके सपने हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कैसे, कुछ स्टेप्स, जैसे कि अभी आपने देखा रिसेंट विजिट में क्वाड पर दोबारा फोकस आया है, क्वाड ऑकस इस पर फोकस करेंगे, सैंक्शंस की जो स्ट्रेटेजी है उसको लेवल करेंगे, फार ईस्ट पर फोकस। फार ईस्ट पर क्यों, अब यूएसए इंडिकेट कर रहा है रशिया को कि यार तुम्हारे फार ईस्ट में चाइना एज ले जाएगा,
और तुम्हारा असली एनसर्कलमेंट हम नहीं कर रहे, नेटो नहीं कर रहे। नेटो तो तुम्हें दुश्मन प्रोजेक्ट कर रहा है और उस भूल को हम खुद चेंज करेंगे। लेकिन तुम्हारा असली एनसर्कलमेंट आर्कटिक में होगा। जैसी आर्कटिक रूट ओपन होगा और ज्यादा, तो यहां पर जो आपके ऑयल रिजर्व्स होंगी उस पर से किसका होगा, रशिया का होगा। इस रूट पर मेजर से किसका होगा, रशिया का होगा। लेकिन कंपीट कौन कर रहा है, चाइना। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा ग्रीनलैंड, कनाडा, इनकी डिमांड कर रहा था यूएसए, अभी भी कर रहा है ना। तो चाइना क्या नहीं कर रहा, चाइना भी कर रहा है। चाइना इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। वो पैसे लेकर खड़ा है कि आप कोई हमें इस एरिया में कुछ जगह दे तो दो जिससे कि हम भी आर्कटिक की पावर कहलाएं। तो ऐसे में अगर वो आर्कटिक एम्बिशन रखता है तो ये जो रीजन है ये एक थ्रेट प्रोन रीजन हो सकता है। यूएसए इंडिकेट कर रहा है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया देखो आपकी सॉफ्ट वैली, उसमें अभी सबसे ज्यादा पकड़ कौन बना रहा है पिछले कुछ समय में, चाइना, यूएसए नहीं। तो पुतिन और ट्रंप अगर साथ आ रहे हैं तो वो जी को फिर साइडलाइन कर रहे हैं। अब जी साइडलाइन कैसे होंगे, अभी रिसेंटली आपने देखा ट्रंप का बयान आया कि यूक्रेन को लेकर हम एक डील करने वाले हैं, पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं। उसके बाद यूक्रेन का कहना, अरे इस डील में अगर हम नहीं बैठे तो फिर ये डील हम मानेंगे नहीं। तो ट्रंप ने कहा ऑब्वियसली आप तो आएंगे ही और अदर स्टेक होल्डर्स भी आएंगे जिन्होंने इतना पैसा आपके इस वॉर में लगाया है। लेकिन पॉइंट है कि यूक्रेन की इस डील से पुतिन एंड ट्रंप कमिंग टुगेदर, यूएसए एंड रशिया कमिंग टुगेदर, ये कैसे इंडिकेट होता है, ये इंडिकेट होता है बाय गिविंग ह्यूज लेवरेज टू रशिया कि आप क्या चाहते हैं, जो एरिया आपने कैप्चर कर लिया आपका हो, आपका है। क्या चाहते हैं, क्रीमिया ऑफिशियली आपका हो, जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, इसको लेकर कोई सैंक्शन आप पर ना लगे, आपका है। क्या चाहते हैं, एनर्जी का जो ट्रेड है यूरोप के साथ बना रहे, आपका है। क्या चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं फ्यूचर के लिए डाइवर्सिफाई करना, जिससे आप आज चाइना पर डिपेंडेंट है, चाइना की डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं ना, आपका है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रंप इज हैविंग सो मेनी टैक्टिक्स इन हिज पॉकेट विच ही मे यूज। अब साथ में सैंक्शंस अगर चाइना पर लग जाए, अब मैं दूसरा एक एंगल आपको समझा रहा हूं। अगर यूएसए कहे कि देखो ये सब लेवरेज हमने रशिया को दे दिए जिससे रशिया के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो रही है, अब सैंक्शन लगाओ चाइना पर। अगर सैंक्शन चाइना पर लग गए तो क्या रशिया उतना बड़ा कस्टमर है? जब रशिया पर सैंक्शन लगता है चाइना कहता है टेंशन मत लो, हम खड़े हैं ना, आप हमें बेचो। लेकिन अगर चाइना पर सैंक्शन लगते हैं, कई लोग कहते हैं यार ये तो लग ही नहीं सकते, स्पेशली कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी वाले जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो लोग कह रहे थे नहीं हो सकते। अरे यूरोपियन यूनियन को तो छोड़ा नहीं, जिसमें कितने सारे उनके अलायंस पार्टनर हैं, उन पर टैरिफ बढ़ा दिया। जर्मनी की इकोनॉमी क्राइसिस में, जर्मनी की पॉलिटिक्स क्राइसिस में, वहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैरिफ बढ़ा दिया। तो मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है। जो मैंने कहा था ना, डिप्लोमेसी में मैजिक हो सकता है, लेकिन मैजिक के लिए चाहिए पॉलिटिकल विल और सरप्राइजिंग मूव जो दूसरा एक्सपेक्ट ना करे। तो अगर ये होता है तो ऐसे में रशिया वोंट बी दैट काइंड ऑफ अ कस्टमर, तो रशिया वो सपोर्ट चाइना को नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, अगर रशिया को ज्यादा एडवांटेज यूएसए से मिल रहा होगा तो क्या आपको लग रहा है कि रशिया विल स्टैंड विद चाइना? नहीं। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया अलायंस पार्टनर तो दोनों वैसे भी नहीं है, राइट। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा करना? तो अब एक एग्जांपल दिया जाता है कि देखो पहले भी तो किया था ना, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसएसआर एंड चाइना एक कम्युनिस्ट ब्लॉक का पार्ट थे। उस समय हेनरी किसिंगर, फेमस स्टेट्समैन ऑफ यूएसए, इनकी विजिट होती है यहां पर और ये मिलते हैं। माओ जेडोंग के बाद जो डेंग जियाओपिंग आए थे, माओ जेडोंग से तो बन नहीं रही थी, फिर फाइनली सोचा यार डेंग जियाओपिंग ये है मतलब मॉडर्न मैन। तो फाइनली यहां पर वो इस वजह से ब्रेक कर पाए क्योंकि कन्फ्रंटेशन था, बताया आपको, लीडरशिप एंड बॉर्डर को लेकर इश्यूज थे यूएसएसआर और चाइना में। लेकिन क्या आज ऐसा कन्फ्रंटेशन दोनों के बीच में क्लियरली विजिबल है? क्लियरली विजिबल नहीं है। यहां पर ये प्रोजेक्शंस हैं, रीजंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए। उस समय पर इन्होंने ऑफर किया था चाइना को कि देखो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, इंटेलिजेंस, मिलिट्री सपोर्ट हम आपको देंगे। तो ऐसा ही सपोर्ट ये रशिया को भी दे सकते हैं। उस समय पर याद करो जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि इस पूरी राइवलरी में जो वीकर पार्टनर है उसको अपने साथ लो, उसको मजबूती की जरूरत है, उसको मजबूती देंगे। तो अगर रशिया और चाइना की डायनामिक्स की बात करें, असिमेट्री बढ़ती जा रही है, तो इस असिमेट्री में जाहिर सी बात है फेवरेबल कौन होगा? भाई रशिया ही होगा, क्योंकि असली खतरा यूएसए को किससे है? चाइना से है ना। मर्शाइमर, फेमस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कॉलर, क्या कहा था? रशिया इज नॉट द ओनली रियल थ्रेट इज चाइना। और 1960s के जो डायनेमिक्स थे आज वो डायनेमिक्स नहीं है। आज दोनों देशों में एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि भाई डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी डिफिकल्टी में क्रिएट कर दो, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि जो नेटो का एक्सपेंशन है, जो वो
रशिया को लग रहा था कि यार ये हमारे लिए खतरा है, आप ईस्ट में इसको एक्सपेंड किए जा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है ट्रम्प कहेंगे ठीक है नेटो का एक्सपेंशन फर्दर ईस्ट में नहीं होगा, तो रशिया यू रिलैक्स एंड नाउ वी हैव टू कलेक्टिवली काउंटर बैलेंस चाइना विच इज थ्रेट टू यूएसए विच इज ऑल्सो थ्रेट टू रशिया। तो ये डायनेमिक्स अगर फ्यूचर में हुआ तो क्या होगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्टेटस को बना रहा फिर क्या होगा, मतलब अगर ये जो स्प्लिट वो करना चाह रहे हैं वो स्प्लिट कामयाब नहीं होती तो फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे। तो इस केस में देन फिर आपको रीजनल पॉलिटिक्स पर खेलना पड़ेगा। व्हाट यूएसए इज गोइंग टू डू, यूएसए सेंट्रल एशिया में एंगेज करेगा। सेंट्रल एशिया सॉफ्ट बैली, चाइना तो है लेकिन वो काउंटर बैलेंस करने के लिए यहां पर आएगा, प्लस कॉकस रीजन में आएगा, रशिया के जस्ट नीचे जैसे अर्मेनिया। अब अर्मेनिया को रशिया का सपोर्ट था लेकिन फिर भी क्या ये जो नगर्नो करबाख रीजन है, क्या अर्मेनिया इसको बचा पाया, नहीं बचा पाया। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में नगर्नो करबाख रीजन जिसमें अर्मेनियन फाइटर्स, अर्मेनियन पॉपुलेशन थी जो कहते थे नहीं ये रीजन अर्मेनिया का है, लेकिन फाइनली लास्ट कॉन्फ्लिक्ट में अजरबैजान ने इसको कब्जा लिया। तो ऐसे में यूएसए कहेगा अर्मेनिया हम आपके साथ हैं, तो अल्टीमेटली इस रीजन में भी यूएसए एक्टिव हो सकता है, एग्रेसिव सैंक्शन पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकता है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अगर यहां तक सब कुछ हो गया आपको क्लियर, सारे डायमेंशंस इक्वेशंस, तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर, वाह इन कमेंट्स। जियोपॉलिटिक्स पर और कौन से डीपर एनालिसिस आप चाहते हैं, यू कैन शेयर इन कमेंट्स, आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड आपके जो पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर इशू पर डू शेयर इन कमेंट्स। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं,